हेलो एवरीवन। तो आज आपका हिस्ट्री का लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। एंड इसके बाद बचेगा क्या? पॉलिटी। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है हिस्ट्री में, उसमें हम लोग कवर करने वाले हैं नेहरू जी का जो व्यूज था, कम्युनलिज्म, सेकुलरिज्म, फॉरेन पॉलिसी एंड उनका जो रेलेवेंस क्या है मॉडर्न मॉडर्न सोसाइटी में, उनके व्यूज को, उसके बारे में। एंड उसके बाद देखेंगे वेस्टर्न एजुकेशन को लेके, क्योंकि इससे बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, हर साल क्वेश्चन आता है। एंड एक और टॉपिक से कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और बाकी दो और टॉपिक मैं लिया हूँ, ठीक है, लीडर के बारे में ही है, तो उन सारे को आज डिस्कस करके हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, टॉपिक्स पे आते हैं। उससे पहले बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और जो भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना हो ना, तो आप बिल्कुल करें, मैं ट्राई करूंगा इम्प्लीमेंट करने का। थैंक यू। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्या है, जवाहरलाल नेहरू व्यूज ऑन कम्युनलिज्म। वो क्या मानते थे कि ये ग्रेवेस्ट थ्रेट है क्या, इंडियन यूनिटी एंड प्रोग्रेस को लेके, है ना। ये क्या, वो ये एक एंटी मॉडर्न, एंटी सेकुलर एंड बैरियर क्या है नेशनल डेवलपमेंट का। उन्होंने टर्म दिया है कम्युनलिज्म क्या है, इंडियन वर्जन ऑफ फैसिज्म। ठीक है। अब क्या था कॉज ऑफ कम्युनलिज्म? कॉलोनियल लिगेसी, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी, साइंटिफिक टेम्पर का लैकिंग, एजुकेशन रेशनल थॉट का लैकिंग, इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी था, ठीक है। और सेक्रेटेरियन ऑर्गेनाइजेशन जो थे ना, उसके राइज थे। तो ये क्या है, कॉज कॉज ऑफ कम्युनलिज्म। इम्पैक्ट क्या हुआ नेशन पे? जो सेकुलरिज्म का जो व्यू था उसको इरोड किया, पीपल को डिवाइड किया किस पे, रिलीजियस लाइन पे, रिप्लेस किया नेशनल लॉयल्टी विथ कम्युनिटी लॉयल्टी, ट्रिगर किया वायलेंस, राइट, सोशल चाओस, और ब्लॉक किया इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस बाय क्रिएटिंग इनस्टेबिलिटी। अब देखते हैं नेहरू जी का आइडियोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या था। वो बात किए क्या, साइंटिफिक टेम्पर एंड रेशनल एजुकेशन को लेके, ताकि ये जो ब्लाइंड फेथ है ना, उसको क्या करे, काउंटर करे। ठीक है। स्ट्रेस किया उन्होंने सेकुलर नेशनलिज्म पे, जो कि रूटेड किस पे था, कॉन्स्टिट्यूशनल से अलाइन था, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू से अलाइन था। उन्होंने बोला कि स्ट्रॉन्ग सेकुलर इंस्टीट्यूशन की जरूरत है, जो कि क्या हो, रिलीजियस बायसनेस से फ्री हो, कोई रिलीजियस इंटरफेरेंस ना हो। उन्होंने रिजेक्ट किया अपीजमेंट पॉलिटिक्स को, सपोर्ट किया उन्होंने इक्वल राइट्स एंड इक्वल ड्यूटीज टू ऑल। कोई यहाँ पे अपीजमेंट पॉलिटिक्स नहीं चलेगा। तो ये इनका आइडियोलॉजिकल रिस्पॉन्स था। उनका सजेशन क्या था, सॉल्यूशन दिए, कुछ सजेस्ट किए नेहरू जी। मेजोरिटी कम्युनिटी मस्ट एक्ट विथ जेन्युइनिटी टू बिल्ड ट्रस्ट, है ना। जेनरस होकर, जो मेजोरिटी कम्युनिटी है ना, जेनरस होकर उनको काम करना चाहिए, ताकि जो मेजोरिटी और माइनॉरिटी है, उन दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग बने। वो किसका बने, ट्रस्ट का बॉन्डिंग बने। तो उन्होंने बात किया, माइनॉरिटी क्या करते, फियर करता है, माइनॉरिटी फियर शुड बी सेंसिटिवली एड्रेस। जो माइनॉरिटी का जो फियर है ना, है, उसको क्या हो, एड्रेस किया जाए सेंसिटिव होके। Citizen must be educated about tolerance and secularism. Political party must avoid hate narrative and promote national unity. अब रोल ऑफ द स्टेट के बारे में बताएं। सेकुलरिज्म इज नॉन निगोशिएबल, द स्टेट मस्ट एक्ट एज ए न्यूट्रल गार्जियन। हमने बात किया कि स्टेट को ना एक न्यूट्रल गार्जियन की तरह बिहेव करना चाहिए। कोई एक पार्टिकुलर रिलीजियस को लेके सेंटिमेंटल नहीं होना चाहिए उन्हें, ठीक है, बायस नहीं शो करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग लीगल एक्शन लेना चाहिए अगेंस्ट कम्युनल राइट एंड हेट ग्रुप्स। क्रिएशन ऑफ एन इंक्लूसिव एटमोस्फेयर बाय लीडर अक्रॉस कम्युनिटीज, ठीक है। लॉन्ग टर्म विजन क्या था, बिलीव किए एजुकेशन इज द ओनली लॉन्ग टर्म क्योर है। इसके बाद प्रपोज किए रिफॉर्मिंग कुरिकुलम टू प्रमोट टॉलरेंस, रीजन एंड फ्रेटरनिटी। अगेन कंक्लूजन देख लेते हैं। नेहरू विजन ऑफ इंडिया वाज दैट ऑफ सेकुलर इंक्लूसिव रेशन यूनाइटेड नेशन, where communism is defeated not just by law but by enlightened citizenship and national character। तब कम्युनलिज्म का हमारा हो गया। अब बात कर लेते हैं सेकुलरिज्म का। अगर उस पर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजिली अब हैंडल कर लोगे। सेकुलरिज्म करते हैं, बात करते हैं। तो कोर बिलीव क्या था, सेकुलरिज्म क्या करेगा, डेमोक्रेसी को इक्वल, मतलब सेकुलरिज्म प्रमोट करेगा डेमोक्रेसी को, उनका मानना था, ठीक है। रिलीजन शुड रिमेन पर्सनल नॉट अ टूल ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टेट मस्ट बी न्यूट्रल नॉट एंटी रिलीजियस। अभी हमने बात किया क्या, कि सेकुलरिज्म इज नॉन नेगोशिएबल। की प्रिंसिपल क्या था, इक्वल
स्टेटस देना चाहिए और रिलीजन को, नो स्पेशल प्रिविलेज टू एनी कम्युनिटी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन फॉर एवरी सिटीजन, मेजोरिटी मस्ट इंश्योर माइनॉरिटी सिक्योरिटी एंड इंक्लूजन। अब सेकुलरिज्म वर्सेस कॉम्युनलिज्म, कॉम्युनलिज्म को मानते थे वो डिविजिव है, डिवाइड करेगा, एंटी नेशनल टेंडेंसी को राइज करेगा। सेकुलरिज्म क्या है, इंक्लूसिव है, डेमोक्रेटिक आइडिया प्रमोट करेगा, मॉडर्न आइडिया को प्रमोट करेगा। वो बात की को एग्जिस्टेंस नॉट कॉन्फ्रंटेशन, ही प्रमोटेड को एग्जिस्टेंस, मतलब सबको साथ सबका विकास, जो नारा देख रहे हैं ना, वो पहले ये भी बोलते थे कि को एग्जिस्टेंट होना चाहिए, एक आपसी में मतभेद नहीं होना चाहिए, नॉट कॉन्फ्रंटेशन, है ना। फिलोसफिकल फाउंडेशन में क्या उन्होंने बोला, इस इट मस्ट बी रूटेड इन साइंटिफिक टेम्पर एंड रेशनैलिटी। उसके बाद उन्होंने बात की, बोला क्या अपने ऑटोबायोग्राफी में, आई एम नॉट ए रिलीजियस मैन, डोगमास डोंट अपील टू मी। उन्होंने इम्फेसाइज किया रीजन, रीजन ग्रेटर देन रिचुअल। अब एजुकेशन एंड इंस्टीट्यूशन रिलेटेड देख लो, कॉल्ड किया सेकुलर एजुकेशन टू प्रिवेंट कॉम्युनल माइंडसेट, वांटेड कोर्ट्स पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू फॉलो इंस्टीट्यूशनल सेकुलरिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनल बेस बनाए, आर्टिकल 25 to 28 रीइंफोर्स्ड बाय 42nd अमेंडमेंट 1976, इम्बॉडीड हुआ था सर्वधर्म संभव, है ना। कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस देख लेते हैं, vital for communal harmony, minority protection and democratic survival, act as a shield against majoritarianism, जो ठीक है। तो ये हो गया आपका कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस। अब बात कर लेते हैं नेहरू फॉरेन पॉलिसी, इनका की फीचर एंड क्रिटिसिज्म। का मेन फीचर ऑफ नेहरू फॉरेन पॉलिसी देख लेते हैं, नन अलाइनमेंट, मेंटेन किया इंडिपेंडेंस फ्रॉम यूएस एंड यूएसएसआर ब्लॉक ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, इंश्योर किया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी विदाउट ज्वाइनिंग मिलिट्री अलायंस, है ना, अपना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन किया। पंचशील प्रिंसिपल, बेसिस क्या था, इंडिया चाइना एग्रीमेंट का 1954 में, जिसका कोर वैल्यूज क्या हुआ, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, नन एग्रेशन, नन इंटरफेरेंस, इक्वालिटी एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट क्या प्रमोट किया उन्होंने, डीकोलोनाइजेशन को, क्या किया सपोर्ट फ्रीडम किया, कहाँ पे, फ्रीडम स्ट्रगल इन एशिया एंड अफ्रीका थ्रू नाम एडेड लिबरेशन ऑफ 40 अफ्रीकन नेशन। पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के बारे में बात किया, प्रेफर किया डायलॉग ओवर वार, ठीक है, एडवोकेट किया निगोशिएशन एंड डिप्लोमेसी टू रिजोल्व डिस्प्यूट्स। रीजनल लीडरशिप के बारे में बात की उन्होंने, प्रमोट किया उन्होंने एशियन सोलिडारिटी, होस्टेड किया उन्होंने एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस 1947 में, टू असर्ट इंडियाज लीडरशिप इन एशिया। सपोर्ट फॉर इंटरनेशनलिज्म, स्ट्रॉन्ग बैकिंग फॉर यूएन, इंटरनेशनल लॉ एंड जस्टिस, अपहेल्ड किए प्रिंसिपल ऑफ ग्लोबल पीस एंड रूल बेस्ड ऑर्डर। इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस के बारे में बात की, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को लेके उन्होंने किया ग्लोबल सपोर्ट वाइल मेंटेनिंग इकोनॉमिक सोवरेंटी, है ना। प्रमोट किया इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन एंड टेक डेवलपमेंट, ठीक है। क्रिटिसिज्म देख लिया जाए, उन क्रिटिसिज्म ऑफ नेहरूज फॉरेन पॉलिसी, आइडियलिज्म ओवर रियलिज्म, मतलब वो काफी ज्यादा आइडियलिस्टिक लगता था, इग्नोर किया पावर पॉलिटिक्स एंड ग्राउंड रियलिस्टिक्स। सीनो इंडियन वार 1962, फ्रेंडशिप विद चाइना फेल्ड, एक्सपोज किया नाम का स्ट्रेटेजिक लिमिटेशन। लिमिटेड ग्लोबल रोल, नन अलाइनमेंट लेड टू रिड्यूस इन्फ्लुएंस इन मेजर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। वीक रीजनल कॉपरेशन था, डिस्पाइट नाम पाकिस्तान रिलेशन रिमेन स्ट्रेन एंड साउथ एशिया यूनिटी लैक सब्सटेंस, है ना। डोमेस्टिक वर्सेस फॉरेन फोकस में क्या हुआ, ग्लोबल आउटरीच ऑफेंस ओवरशैडो प्रेसिंग डोमेस्टिक इशू, ठीक है। tilt toward USSR. Down, down none alike, India was seen as leaning towards USSR, especially post 1971। तो ये हुआ उनका फॉरेन पॉलिसी को लेके। अब देख लेते हैं मॉडर्न इंडिया में उनका रेलेवेंस क्या है, मेकिंग मॉडर्न इंडिया में, रेलेवेंस ऑफ नेहरू इन मेकिंग मॉडर्न इंडिया। डेमोक्रेटिक फाउंडेशन को लिया उन्होंने, है ना, लेड द बेस फॉर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, respected institutions like judiciary, press, bureaucracy, रेगुलर इलेक्शन, सिविल लिबर्टी, सेकुलरिज्म को अपहेल्ड किया उन्होंने। विजन ऑफ सेकुलरिज्म प्रमोट किया सर्वधर्म संभव, इंश्योर किया स्टेट न्यूट्रलिटी इन रिलीजन, प्रोटेक्ट किया माइनॉरिटी राइट को एंड कम्युनल हार्मोनी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल सेकुलरिज्म। साइंटिफिक टेम्पर एंड रेशनलिटी को उन्होंने प्रमोट किया, एडवोकेट किया साइंटिफिक आउटलुक इन सोसाइटी, है ना। स्टैब्लिश किए प्रीमियर इंस्टीट्यूट को, जैसे देखा जाए आईआईटी, सीएसआईआर, एटॉमिक एनर्जी कमीशन, प्रमोट किए इसरो, डीआरडीओ
फाउंडेशन को। प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट आया, इंट्रोड्यूस किया 5 ईयर प्लान, फोकस ऑन पब्लिक सेक्टर, सेल्फ रिलायंस एंड रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। बिल्ड किया इंस्टीट्यूशन लाइक प्लानिंग कमीशन, LIC, स्टील प्लांट्स, एजुकेशन फॉर नेशनल नेशन बिल्डिंग के लिए। बिलीव करते थे वो एजुकेशन इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज। फाउंड किया विश्व भारती, NCERT, UGC। प्रमोट किया साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशन से, वो आप देख सकते हो IIT का एस्टैब्लिशमेंट एंड ऑल। फॉरेन पॉलिसी एंड ग्लोबल आइडेंटिटी में नाम के बारे में डाल देना, इंडिपेंडेंट ग्लोबल वॉइस दिया इंडिया को। सपोर्ट किया उन्होंने डीकोलोनाइजेशन एंड एशिया यूनिटी को। सोशल रिलीजन में देखो, वर्क अगेंस्ट कास्टिज्म एंड फ्यूडलिज्म। प्रमोट किए वोमेन का एम्पावरमेंट को एंड लीगल रिफॉर्म को। द कोर्ट बेस्ड कंक्लूजन अगर लिख सकते हो, द सर्विस ऑफ इंडिया मींस द सर्विस ऑफ मिलियंस हु सफर। नेहरू लेगेसी रिमेन द bedrock of modern India, democratic, secular, scientific and globally respected। ये हो गया आपका नेहरू जी के बारे में। अब आगे देख लेते हैं कर्पूरी ठाकुर जी का कुछ समरी है, उसको देख लेते हैं। अर्ली लाइफ देख लो, 24 जैन 1924, इस्माइल नगर, नाउ कर्पूरी ग्राम, कहाँ पे, समस्तीपुर में। कास्ट नाई बार्बर, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास। लेफ्ट कॉलेज कब, 94 टू ज्वाइन, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, और 26 महीने उन्होंने जेल में बिताया। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या था, इंस्पायर हुए आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। बिलीव करते थे सोशलिज्म, एंटी कास्ट पॉलिटिक्स एंड ग्रास रूट गवर्नेंस पे। प्रैक्टिस किए प्रिंसिपल पॉलिटिक्स, लेड अ सिंपल एंड ऑनेस्ट लाइफ। की पॉलिटिकल जर्नी देख लीजिए इनका। तो एक्टिव हुए तो सोशलिस्ट पार्टी में, कांग्रेस सोशलिस्ट, उसके बाद SSP जनता पार्टी, ये आप इनका देख लेना है ना। ट्वाइस चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार हुए, फर्स्ट टर्म 1970 टू 1971, सेकंड टर्म 1977 टू 1979। पोर्टफोलियो लाइक एजुकेशन, फाइनेंस, डिप्टी CM का उन्होंने पोर्टफोलियो होल्ड किया। लीडर ऑफ अपोजिशन थे 1985 टू 1987। उनका कंट्रीब्यूशन क्या था, कर्पूरी ठाकुर फार्मूला 1978 में, जो इंट्रोड्यूस किया रिजर्वेशन फॉर OBC एंड EBC। ठीक है। मेड एजुकेशन फ्री टिल क्लास 8, रिमूव किए इंग्लिश फ्रॉम मैट्रिक एग्जाम। इन्फोर्स किया अल्कोहल प्रोहिबिशन को, अपलिफ्ट किए हिंदू एंड उर्दू को। प्रमोट किया उन्होंने रूरल गवर्नेंस को। स्टॉप टैक्सेस ऑन स्मॉल लैंड ओनर्स। गेव प्रेफरेंस टू अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। लीगेसी एंड वैल्यूज देख लिया जाए तो क्या है इनका, नोन ए जन नायक, लीडर ऑफ द मार्जिनाइज्ड एंड बैकवर्ड क्लासेस। Simple lifestyle, lived in ancestor hut, rejected government land benefit, fought for social justice and caste inequality, maintained clean image, non-dynastic politics, lived for the poor। क्रिटिसिज्म क्या हुआ था, अक्यूज ऑफ सिंबॉलिक पॉलिटिक्स एंड कास्ट बेस्ड पोलराइजेशन का अक्यूजमेंट हुआ था उनपे। अपोनेंट क्लेम ही लैक डेवलपमेंट विजन, सम व्यूड हिम एज ए टू हास्टी इन इम्प्लीमेंटिंग चेंजेज। डेथ एंड रिकॉग्निशन देख लिया जाए तो डायड हो गए, उनका डेथ हो गया 17/5/1988 हार्ट अटैक से। कुछ 24 में उन्होंने भारत रत्न मिला पोस्ट बढ़ने के बाद, है ना, मरणोपरांत। वाइडली रिगार्डेड एज सिंबल ऑफ सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन इन हिंदी बेल्ट। तो ये उनका था थोड़ा बहुत जो समरी था, मैंने जो इंपॉर्टेंट लगा वो मैं यहाँ पे डाल दिया। राम मनोहर लोहिया के बारे में देख लेते हैं। 1910 टू 1967, 1910 में जन्म हुआ, 1967 का डेथ हुआ। सोशलिस्ट थिंकर थे। ठीक है, एक मिनट। हाँ, सोशलिस्ट थिंकर थे, फ्रीडम फाइटर थे, न्यू सोशलिज्म, गांधी और मार्क्स का आइडिया का मिक्सअप, एंटी कांग्रेस एंड एंटी सेंट्रलिज्म, प्रो डिसेंट्रलाइजेशन एंड ग्रास रूट डेमोक्रेसी, एडवोकेट ऑफ सोशल जस्टिस, सप्त क्रांति, 7 रिवोल्यूशंस, अपोज किए कास्ट जेंडर क्लास इनइक्वालिटी, प्रमोट किया उन्होंने स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी, क्रिटिक ऑफ नेहरूइन मॉडल एंड कैपिटलिज्म, लिगेसी किया द वॉइस ऑफ द बैकवर्ड एंड वर्किंग क्लास। ये इंट्रो हुआ शॉर्ट में, बाकी देख लेते हैं आगे उनका की आइडियाज क्या था। की आइडिया के बारे में देख लेते हैं। तो सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी, न्यू सोशलिज्म, इंडियनाइज सोशलिज्म ब्लेंडिंग गांधीयन एथिक्स प्लस मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक्स। एम्ड क्या था उनका, इक्वालिटी, डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस। डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में क्या था, अपोज किया सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, प्रमोट किया ग्रास रूट डेमोक्रेसी एंड लोकल इकोनॉमिक कंट्रोल। इक्वालिटी एंड प्रोस्पेरिटी में क्या था, सोशलिज्म, फ्रीडम प्लस इक्वालिटी। अपलिफ्ट किया उन्होंने मार्जिनलाइज्ड पीजेंट एंड वर्किंग क्लास को।
सपोर्ट किया उन्होंने स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री, प्रेफर ओवर लार्ज स्केल इंडस्ट्री, और इनकरेज के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट। वर्ल्ड पार्लियामेंट ग्लोबल जस्टिस, एडवोकेट किए वर्ल्ड पार्लियामेंट इलेक्टेड थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। एम्ड किए पीस विदाउट कंप्रोमाइजिंग सोवरेनिटी। ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वांटेड टू एलिमिनेट inequality between nation by setting a global living standard. Opposition to कैपिटलिज्म, व्यूड किया कैपिटलिज्म एज ए क्रिएटर ऑफ इनइक्वालिटी एंड एक्सप्लॉयटेशन। इकोनॉमिक विजन क्या था, रिजेक्ट किया उन्होंने वेस्टर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन को, कॉल्ड उन्होंने बात किया सेल्फ सस्टेनिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके, है ना। अपोज किया हैवी इंडस्ट्री लेड नेहरूवियन मॉडल, मैड रश फॉर मॉडर्निटी उन्होंने बोला। डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी किया, फेवर रूरल इंडस्ट्रीज, सिंपल लिविंग एंड बैलेंस रीजनल ग्रोथ। क्रिटिक्स ऑफ नेहरूवियन मॉडल आर्ग्यूड इट promoted urban elite development, favored a bottom up approach. अब बात कर लेते हैं लोहियाज अल्टरनेटिव इकोनॉमिक मॉडल। नेशनलाइजेशन ऑफ बिग इंडस्ट्रीज, खर्चा बंधना, फिक्स्ड एक्सपेंडिचर लिमिट, दाम बंधना, फिक्स्ड प्राइस रेगुलेशन, बैन ऑन ओनिंग ग्रेटर देन 2 हाउसेस, कंट्रोल अर्बन लैंड प्राइसेस, बैन प्राइवेट कार्स एंड क्लास बेस्ड ट्रेन ट्रेवल। नेक्स्ट में 7 रिवोल्यूशन के बारे में बात हुआ। फर्स्ट क्या था उनका, एबोल्यूशन ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। सेकंड क्या था, जेंडर इक्वालिटी, एंड ऑफ फॉरेन डोमिनेशन, इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, इन कैपिटलिस्ट मोनोपोलीज। 6 में क्या था, इंपावर करना और वर्कर्स एंड पीजेंट्स को। और 7 में क्या था, प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। कास्ट को पहले हटाइए, कास्ट अगर हटेगा उसके बाद आप जेंडर को, जेंडर इक्वालिटी लाइए। उसके बाद जेंडर इक्वालिटी इतना आप कर लिए तो थोड़ा फॉरेन पर शिफ्ट होते हैं और इंड कीजिए किसको, फॉरेन डोमिनेशन को इंड कीजिए। उसके बाद जब फॉरेन डोमिनेशन इंड हो जाएगा तो आप क्या कीजिए, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को इक्वल कीजिए, ठीक है। जब उसके बाद फिर क्या होगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी होगा तो उसके बाद आप क्या कीजिए, जो कैपिटलिस्ट का मोनोपोली है उसको इंड कीजिए, ऐसे याद कर लेना। उसके बाद जब कैपिटलिस्ट मोनोपोली इंड होगा तो फिर जो आपका वर्कर्स है उनको क्या कीजिए, इंपावर कीजिए। उसके बाद प्रोटेक्ट कीजिए किसको, इंडिविजुअल फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी को। क्लियर हो गया। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को हटाइए, जेंडर इक्वालिटी लाइए, उसके बाद फॉरेन डोमिनेशन को हटाइए। जब फॉरेन डोमिनेशन हट जाएगा तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को इक्वल कीजिए। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी इक्वल होगा तो फिर क्या कीजिए, कैपिटलिस्ट जो मोनोपोली चल रहा है उसको खत्म कीजिए। उसके बाद अपने वर्कर एंड पेजेंट को इंपावर कीजिए एंड देन इंडिविजुअल फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट कीजिए। अब बात कर लेते हैं एक्सपांशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार 1913 टू 1947। रीजन क्या था, colonial interest, needed English educated clerk and administrators, educated class helped in revenue and industry, missionaries spread education, western education for religious conversion। एजुकेशन पॉलिसी देख लो, 1813 में चार्टर एक्ट आया, एंट्री पॉइंट फॉर मिशनरी एजुकेशन, मैकल्लो मिनट मिनट 1835 इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, वो डिस्पैच आया, टीचर ट्रेनिंग एंड मास एजुकेशन। 1882 में हंटर कमीशन आया जो प्राइमरी एजुकेशन को बूस्ट किया। यूनिवर्सिटी एक्ट आया 1904 में जो ब्रिटिश कंट्रोल ओवर हायर एजुकेशन, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 प्रमोटेड प्रोविंसेस गॉट एजुकेशनल पावर्स। नेक्स्ट क्या था आपका, नेशनलिस्ट डिमांड में स्वदेशी 1905 called for indigenous school. Reformers like Rajendra Prasad, Sayyid Hasan Imam supported mass literacy, प्रेस किया, स्प्रेड किया एजुकेशन अगेंस्ट एजुकेशनल अवेयरनेस, ठीक है। अब ग्रोथ ऑफ एजुकेशन देख लो, इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश हुआ पटना 1863 में, पटना कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी 1917 में, जिला कॉलेज, मिशनरी स्कूल, गर्ल्स स्कूल 1911 में। यहाँ देख लो 1901 में क्या था, लिटरेसी रेट कितना था 4.8, 1941 में हुआ कितना 14.5। बाई 1935 क्या हुआ, बिहार के पास एक यूनिवर्सिटी थे एंड 15 कॉलेज थे। इसका सोशल इम्पैक्ट क्या हुआ, मिडिल क्लास, राइज ऑफ मिडिल क्लास एंड सोशल रिफॉर्मर। न्यूज़पेपर लाइक बिहार बंधु स्प्रेड किया कि अवेयरनेस हुआ। डिबेट्स ऑन चाइल्ड मैरिज, अनटचेबिलिटी, विडो रीमैरिज पर डिबेट होना शुरू किया। नेशनलिस्ट रोल क्या हुआ इसमें, एजुकेटेड यूथ इन कांग्रेस स्वदेशी, जो एजुकेटेड यूथ था वो कांग्रेस ज्वाइन किया, स्वदेशी एंड क्विट इंडिया में पार्टिसिपेट किया। भारतीय विद्यापीठ क्या बना, नेशनलिस्ट लर्निंग हब बना, ठीक है। क्रिटिसिज्म एंड लिमिटेशन में देख लिया जाए, कॉलोनिस्ट बायसनेस था, क्रिएटेड किया क्लर्क नॉट इन इनोवेटर, इंडिजिनस लर्निंग डिक्लाइन हो गया था, सोशल इंक्लूजन एक्सक्लूजन हो गया, एलिट डोमिनेटेड क्लास,
उसके बाद एसएस हुआ, एलिट डोमिनेटेड क्लासेस को एसएस मिला, और रूरल और लोअर कास्ट थे वो लेफ्ट आउट फील किए। फीमेल इलिटरेसी देख लो, लेस देन 2% 1921 में, है ना। स्ट्रक्चरल वीकनेस देख लो, बिहार गॉट लेस फंडिंग वर्सेस बंगाल एंड बॉम्बे, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट ग्रीव। तो ये आपका मैंने शॉर्ट में रिवाइज करा दिया, और आपने जब एजुकेशन पॉलिसी पढ़ा होगा ना, तो उसमें आप वहाँ पे स्पेक्ट्रम मैंने काफी डिटेल में दिया हुआ है, तो उसको आप वहाँ का नॉलेज को यूज करके, और जो बिहार में जो कॉलेजेस वगैरह हैं वहाँ पे उसको यूज करोगे ना, तो चीजें आपका क्लियर हो जाएगा, समझे। तो ये हो गया आपका, क्या बोलते हैं उसको, 1 मिनट, जस्ट होल्ड। हाँ, अब बच गया क्या, एक लास्ट टॉपिक है आपका, लास्ट टॉपिक एक है आपका टेक्निकल एजुकेशन को लेकर, तो उसको भी देख लेते हैं, चलिए शुरू करते हैं ना। 1 मिनट, कहाँ गया, टेक्निकल एजुकेशन, हाँ, एक्सपांशन ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार। तो बैकग्राउंड में आप दोगे जितना जो गवर्नमेंट का जो एक्ट आया था ना 1813 से लेके, जो भी शुरुआत हुआ था, वो डिस्पैच आया, है ना, मैकेलो मिनट आया, तो उसके बाद जो भी प्रोविजंस आएगा ना, तो उसको आप यहाँ पे डालना जरूर, ठीक है। वहां पे मैं देखो इंट्रो में लिखना रीजन, आप पहले बताना जरूर रीजन फॉर एक्सपांशन क्या हुआ, कॉलोनियल इंटरेस्ट अगेन, स्किल लेबर चाहिए था उनको माइनिंग रेलवे इंडस्ट्रीज के लिए, इंजीनियर चाहिए थे कॉलोनियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, प्रमोट करना था कैश क्रॉप क्रॉप फार्मिंग फॉर रेवेन्यू। तो एजुकेशनल पॉलिसी में देख लो क्या क्या आया, वो डिस्पैच आ गया टेक्निकल एंड वोकेशनल फोकस को लेके, हंटर कमीशन 1882 में आया, इंडस्ट्रियल एग्री एजुकेशन, ठीक है, यूनिवर्सिटी एक्ट 1994, बूस्ट टू प्रोफेशनल कोर्सेस। इंडियन डिमांड तो ये तो ठीक है, यहाँ पे इंडियन डिमांड मैंने डाल दिया है। की कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं, बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एस्टैब्लिशमेंट हुआ 1924 में, पटना मेडिकल कॉलेज 1925, पटना साइंस कॉलेज 1927, बिहार वेटनरी कॉलेज 1927 एंड उसके बाद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग स्कूल भी एस्टैब्लिश हुआ। तो ये सारा कॉलेज थे, आपका एस्टैब्लिशमेंट हुआ उसमें। एंड उसके बाद आपका एक आईएसएम भी एस्टैब्लिश हुआ था ना, आईएसएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आई इंडियन स्कूल ऑफ माइंस है, वो हुआ था 1926 में, ये भी एक ऐड कर लेना। बाई 1930 ओनली 4% ऑफ वीआर स्टूडेंट इन टेक्निकल एजुकेशन। इंडस्ट्रियल सपोर्ट मिला, वर्कफोर्स को झरिया धनबाद कोयल फील्ड आया, इंजीनियर से रेलवे एक्सपांशन, साइंटिफिक फार्मिंग बूम से क्या हुआ, बूम हुआ इंडिको एंड शुगर केन, साइंटिफिक रिसर्च, कैनल इरिगेशन, मेटोलॉजी, टेक्सटाइल इनोवेशन। एंड उसके बाद क्या हुआ, टेक्सटाइल इनोवेशन, जो उसके बाद क्या हुआ, मेडिकल ट्रेनिंग इंप्रूव हुआ, डिजीज कंट्रोल हुआ। और उसके बाद आप एक यहाँ पे एक ये भी एग्जांपल डाल सकते हो, 1905 में था, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी भी आया था, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो उसके बारे में भी आप देख लेना, जो 1905 में बना था। अब इम्पैक्ट क्या हुआ इसका, इकोनॉमी पे इम्पैक्ट हुआ, है ना, राइज इन इंडस्ट्रीज, शुगर टेक्सटाइल जूट, एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर, एग्री प्रोडक्टिविटी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। 1940 में बिहार का जो 40% ऑफ इंडिया शुगर प्रोडक्शन करता था। सोशियो पोलिटिकल क्या हुआ, राइज ऑफ एजुकेटेड इलाइट लाइक अनुग्रह नारायण सिन्हा, यूथ ज्वाइंट नेशनल सेल्फ रिलायंस मूवमेंट। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद अगर क्रिटिसिज्म देख लिया जाए, तो क्रिटिसिज्म में आपका आ जाएगा, कॉलोनियल बायसनेस था, इनइक्वालिटी एंड एसेस था, है ना, उसके बाद लैक ऑफ इनोवेशन था। तो ये सारा आपका कॉलोनियल बायसनेस, इनइक्वालिटी एंड एसेस, लैक ऑफ इनोवेशन, ये सारा आप क्रिटिसिज्म में डाल देना। और बाकी जो वेस्टर्न एजुकेशन का जो मैंने ये पहले वाला पॉइंट दिया, और टेक्निकल मैक्सिमम क्या होगा, सेम ही होगा, समझ रहे हो ना, सारा चीजें सेम होगा यहाँ पे। बाकी बस वही थोड़ा अंतर होगा, जो टेक्निकल है ना, उसका जो यूनिवर्सिटी का नाम है वो आप जरूर मेंशन करोगे, और बाकी चीजें बाद में मेंशन करोगे, लेकिन वो सारा चीजें जैसे इंपॉर्टेंट, अब जैसे मेडिकल कॉलेज को लेके है, तो आप अलग अलग एग्जांपल जरूर देना।
लाइक 1925 में कोई दरभंगा मेडिकल कॉलेज हुआ था, इस्टाब्लिशमेंट हुआ था, है ना। उसके बाद एक इस्टाब्लिश हुआ था आपको, क्या उसको बोलते हैं, पटना मेडिकल कॉलेज। पटना मेडिकल कॉलेज हुआ था 1874 में। तो जो मेडिकल एजुकेशन है, ये वाला पॉइंट, तो वहाँ पे आप मैंने मिस कर दिया, यहाँ पे आप पॉइंट डाल देना। पटना मेडिकल कॉलेज 1874, दरभंगा मेडिकल कॉलेज 1925। इससे क्या हुआ, मेडिकल मेडिकल एजुकेशन में ग्रोथ हुआ, तो इससे क्या हुआ, डिजीज कंट्रोल होना शुरू किए, चीजें यहाँ पे भी प्रोग्रेस करना शुरू हुआ। तो कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मिस हुए हैं, मैं इसको पीडीएफ को एक बार फिर से एडिट करूंगा, एंड कुछ जो भी पॉइंट छूटा है ना उसको डाल के मैं पीडीएफ को अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो आपका हिस्ट्री आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। बचा क्या, एक पॉलिटी एंड एक आर्ट एंड कल्चर का। मैं बोला हूँ, मैं सारा आज ही बोला था कि वीडियो डाल दूंगा, बट अभी पीडीएफ उसका कंपाइल नहीं कर पाया हूँ। पीडीएफ जैसे ही कंपाइल हो जाएगा ना, मैं उसको डाल दूंगा, एग्जाम से पहले ही आएगा, और आपके पास प्रॉपर टाइम रहेगा उसको रिवाइज करने के लिए, रेस्ट एश्योर रहिए। और बाकी उसके बाद एसए का कुछ क्लासेस और लाऊंगा, ताकि आपको एसए में फिर ज़्यादा दिक्कत ना हो। जैसे लास्ट क्लासेस लाया था रेडीमेड इंट्रो एंड टाइप का, इंट्रो कंक्लूजन टाइप का ना, एनेक्डोट्स वाला, और उसको अच्छे से डिफाइन करते हुए कैसे एनेक्डोट्स को अलग अलग कोर्स के साथ लिंक कर सकते हैं। तो 2-3 लेक्चर और उसका लाऊंगा, ठीक है। और बाकी कुछ भी अगर आप चाहते हो मेरे से मेंस के टाइम के हेल्प, तो आप बोल सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं ट्राई करूंगा उसको पूरा करने का, ठीक है। थैंक यू।